दोस्तों नमस्कार। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कैसे की जाए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं, लोगों के बहुत सारे अपने अपने व्यूज आ रहे हैं। कोई कह रहा है पेपर टफ होगा, कोई कह रहा है पेपर आसान होगा, कोई कह रहा है सिलेबस आईए जैसा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक बार हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करें। सिलेबस क्या है, क्या उसका मतलब निकल के आ रहा है, और इस तरीके के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें अब तक क्या हुआ है, एक बार अपन उसको बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर टी एन शर्मा हूँ। बेसिकली पिछले करीब 25 साल से आईटी फील्ड में हूँ। कंप्यूटर साइंस में मैंने पीएचडी किया था यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोकोमो मॉडल 2 के ऊपर। एमटेक कंप्यूटर साइंस, एमसीए, डीटीएस, डीओटी जैसे कोर्सेज मैंने किए। एमएसडब्ल्यू मास्टर इन सोशल वर्क मैंने किया, एलएलबी मैंने किया। इस तरह से काफ़ी टाइम से मैं एकेडमिक्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले कई गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर मैंने अपना सिलेक्शन करवाया। पहले मैं सीनियर मैनेजर आईटी इलाहाबाद बैंक में सेलेक्ट हुआ। केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी का एग्जाम होता है जो कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड टीचर के इक्विवेलेंट होता है, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के अंदर मैं प्रोग्रामर रहा। 96-97 से मैं लगातार आईटी फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पर, अलग अलग पोजीशंस पे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी मैं रहा, ट्रेनिंग के अंदर मैं रहा, टीचिंग के अंदर मैं रहा। कई बड़ी बड़ी कंपनीज, विप्रो, एक्सपीडिया वगैरह कंपनीज के अंदर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रहा। जावा में मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी वहाँ के एम्प्लॉयज को। इसके अलावा एससीएम रीपा में मैं करीब 5 साल रहा, जहाँ पर मैंने जो राजस्थान गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, आरएएस, आरपीएस, इन सभी के साथ मैंने ट्रेनिंग कंडक्ट की, इन सभी को मैंने ट्रेनिंग दी। इस तरह से काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस मुझे है। मैं काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ इन एग्ज़ाम्स को, मैंने एग्ज़ाम्स फाइट भी किए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, मैं बता सकूँ आप लोगों को कि वास्तव में क्या होना चाहिए, क्या इस एग्ज़ाम के सिलेबस का मतलब निकल के आएगा। तो दोस्तों एक बार अपन बात करते हैं इन सभी एस्पेक्ट्स की जो आपके दिमाग में इस भर्ती को लेकर आ रहे हैं। दोस्तों अगर अपन बात करें, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में यहाँ पर है। सबसे पहला है, ये भर्ती है क्या। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर 14,601 ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर कि सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी क्लासेज चल रही है, और आज की तारीख में लगभग 98 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और बदकिस्मती से इन स्कूल्स के अंदर हमारे पास कंप्यूटर टीचर नहीं है। लैब्स हैं, करीब सरकारी डेटा कह रहा है कि 11,500 से ज्यादा स्कूल्स के अंदर लैब है, और सभी स्कूल्स के अंदर 9वीं 10वीं क्लासेज के बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है, उनके मार्क्स जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहां फैकल्टीज नहीं है, टीचर्स नहीं है। इन सारे इश्यूज को लेकर काफी समय से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग पहले जब वासुदेव देवनानी जी मंत्री जी थे तब हम देवनानी जी से कई बार मिले थे। उसके बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट में हम लगातार डोटासरा जी और इनके जो आला अधिकारी हैं उनसे मिलते रहे। बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हमें कभी भी किसी भी गवर्नमेंट डिग्निटी से, अधिकारियों से, मंत्री जी से नहीं मिला। 2019 में एक रिसर्चर जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, डॉक्टर चेतना यादव, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, जिसमें उन्होंने सारा डेटा माननीय न्यायालय को सबमिट किया, और न्यायालय ने सब कुछ देखने के बाद बड़ा आश्चर्य जाहिर किया कि इतना बड़ा स्टेट, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी लैब्स हैं, आपने सैकड़ों करोड़ रुपए के कंप्यूटर्स खरीद लिए हैं, लेकिन फैकल्टी नहीं। इन सबको ध्यान में रखते हुए और माननीय न्यायालय ने कई आदेश दिए, जिसमें बाद में ऐसा हुआ कि इस गवर्नमेंट ने कहा कि इस भर्ती को संविदा पे निकाला जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इस पे प्रोटेस्ट किया। यहां पर इसके दो एस्पेक्ट निकल के आए। जहां पहले जो लड़ाई थी वो केवल 98 लाख बच्चों के लिए थी, उसके बाद में जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक एस्पेक्ट आया कि भाई उनके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी थी। तो उन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली, लखनऊ, जहां जहां उनको लगा,
और फाइनली सरकार ने यह तय किया कि अब इस भर्ती को परमानेंट किया जाएगा। इस तरह से इस भर्ती के पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, बहुत लंबी लड़ाई है जो कि आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने मिलकर इसमें लड़ी थी। अपन बात करें कि इसका सिलेबस क्या है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद ये सिलेबस जारी हुआ और शायद ये पहली भर्ती थी जिसमें माननीय मंत्री जी ने सिलेबस को ट्विटर पे जारी किया। काफी लंबे टाइम से स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि कम से कम सिलेबस तो डाल दीजिए। तो माननीय मंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी डोटासरा जी ने इसका जो सिलेबस था वो ट्विटर के ऊपर जारी किया। जब सिलेबस जारी किया उससे पहले बहुत सारी भ्रांतियां थी। बच्चे कह रहे थे, कुछ लोग बरगला रहे थे कि भाई आईए जैसा सिलेबस रहेगा। कुछ लोग कह रहे थे सिलेबस में क्या आएगा, बेसिक आएगा। उस वक्त भी मैंने सिलेबस आने के लगभग 2 महीने पहले एक वीडियो जारी करके बच्चों को समझाने का प्रयास किया था कि भाई सिलेबस में, चूंकि ये एकेडमिक्स की भर्ती है, एकेडमिक्स में आपको स्ट्रॉन्ग एकेडमिक नॉलेज होनी चाहिए। तो जो सिलेबस था उस सिलेबस को मैंने अपनी तरह से एक्सपेक्टेशंस जो हो सकती थी उन टॉपिक्स की बात की। और जब माननीय मंत्री जी ने जब इस सिलेबस को जारी किया तो हमने देखा कि जो सिलेबस मैंने बताया था, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बताया था, वो सिलेबस और माननीय मंत्री जी का सिलेबस ऑलमोस्ट मैच कर रहा था। केवल एक टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब सारे टॉपिक्स वही थे जो कि मैंने सिलेबस जारी होने के 2 महीने पहले मेरे एक यूट्यूब चैनल पर, मेरे एक वीडियो के अंदर मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे दोस्तों को ये शेयर किया था। मुझे लग रहा था कि क्या हो सकता है सिलेबस में। तो ये सारा सिलेबस के पीछे का बैकग्राउंड था कि सिलेबस क्या था, सिलेबस कैसे आया, किस तरह से सिलेबस की बात हुई। लेकिन इसके साथ ही जब सिलेबस आ गया, इसके बावजूद बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी भ्रांतियां हम लोगों के बीच में रही। क्या भ्रांतियां थी? अलग अलग तरीके से लोगों ने बरगलाने का काम किया। अलग अलग तरह से लोगों के सामने क्वेश्चंस आने लगे। क्वेश्चन था कि भाई पहली बात तो सिलेबस में तो केवल बेसिक आएगा, जो आया है वो बेसिक ही तो है, तो हल्का सा ही तो है। देखो क्या आएगा, फंडामेंटल आएगा, MS ऑफिस आएगा, बाकी प्रोग्रामिंग C जरासी क्या आएगा। भाई जरासी C क्या होती है? जरासी C का मतलब क्या ये होता है C को किसने बनाया? जरासी C का क्या मतलब है? वो ओवरव्यू आएगा सब। क्या ओवरव्यू, क्या मतलब है C++ के ओवरव्यू का? कोई बताएगा क्या मतलब है? कोई बताने को तैयार नहीं है। केवल ऊपर ऊपर की बातें, केवल बच्चों को बरगलाने का काम, ये बहुत सारे मेरे जो विद्वान मित्र हैं उन्होंने चालू किया। बेसिक का मतलब क्या है, कोई बताने को तैयार नहीं है। फंडामेंटल्स का मतलब क्या है, कोई बताने को तैयार नहीं है। कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब सब बता देंगे। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सब ये रट लो। कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, सब रट लो। माउस इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, रट लो। ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज के क्वेश्चन नहीं हो सकते। ये पटवारी के लिए क्वेश्चन हो सकता है, ये कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन हो सकता है। बट जब हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर लिटरेट भर्ती कर रहे हैं, तो कंप्यूटर लिटरेट से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो हमें ये बताएगा कि माउस की इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि हम भर्ती किसके लिए कर रहे हैं, भर्ती किस चीज के लिए, किस बात को लेकर है। तो ये भर्ती एकेडमिक्स को लेकर है। और जब एकेडमिक्स की बात करते हैं तो ओवरव्यू कुछ नहीं होता, केवल कहने की बातें हैं। और अगर मैं केवल इसी बात को लेकर चलूं, केवल 2 टॉपिक जो बार बार C++ लोग बात करते हैं उसकी बात करूं, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट में लिखा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C एंड C++। क्या आप में से कोई, जिन्होंने आपने पढ़ा होगा BCA, MCA, BTech सब में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, कोई एक डेटा स्ट्रक्चर मुझे इंप्लीमेंट करके बता दीजिए बिना पॉइंटर्स के। कोई एक डेटा स्ट्रक्चर मुझे इंप्लीमेंट करके बता दीजिए बिना स्ट्रक्चर्स के, बिना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के। तो केवल भ्रांतियां क्रिएट करने वाली बात है कि भाई केवल बेसिक आएगा, आईए का लेवल आएगा। बड़े इंटेलिजेंट बात थी। जब सिलेबस नहीं आया था तो तो लोगों ने बड़ा इसको एडवर्टाइज किया कि भाई सिलेबस तो आईए वाला होगा, आईए वाला सिलेबस आएगा। क्यों आएगा सब आईए वाला सिलेबस? ऐसा क्या था आईए वाला सिलेबस कि उस वही आएगा?
किसने लिख के दिया कि आईए वाला सिलेबस के अलावा कुछ नहीं आ सकता? 2800 ग्रेड पे है ना, इसलिए आईए वाला आया। क्यों भाई? क्या जो दो भर्तियां जिनकी ग्रेड पे सेम होती है उनका सिलेबस सेम होता है? क्या ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है? बिल्कुल गंदी बात है। आईए का सिलेबस, आईए का लेवल बिल्कुल डिफरेंट था, यहां पर डिफरेंट है। आईए के टाइम जब बात कर रहे थे तो ऑफिशियल जो ड्यूटीज थी वो पूरी करनी थी। जब आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं देन यू आर इन एकेडमिक्स। कंप्यूटर टीचर नाम नहीं दिया, कंप्यूटर अनुदेशक नाम दिया। उसके लिए कोई टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं कि भाई एनसीटी की गाइडलाइंस अलग थी, या आप कहें कि टीचर की क्वालिफिकेशंस नहीं रखते, या जो भी रीजंस है। लेकिन आईए वाला लेवल होगा, आईए वाला सिलेबस होगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो केवल बरगलाने की बात है। इसी तरीके से क्वेश्चन आया सर 9वीं से 12वीं की किताबों के बीच में। जरा मुझे एक बात बताइए सर कि कोई आरएएस की तैयारी कर रहा है, क्या आरएएस में वही सवाल पूछे जाएंगे जो कि उसको एसडीएम बनने के बाद उस अधिकारी को काम करना है? ऐसा कहां है? क्या एलडीसी की कोई तैयारी कर रहा है तो वही चीज पूछी जाएगी जो उसको जाके ऑफिस में काम करना है? बड़ा ऊट पटांग से लॉजिक्स लोग देते हैं कि भैया 9 से 12 तक पढ़ाना है तो 9 से 12 तक की किताबें पढ़ो। भाई क्यों बच्चों का जीवन खराब कर रहे हो? उनको भले ही वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, भले ही कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उनको बरगलाओ तो मत। बच्चे अपनी तैयारी तो करें। अगर आपने गलत डायरेक्शन उनको दे दी तो फिर बच्चे तो वही करेंगे। आईए के टाइम, आईए 2018 में मुझे याद है काफी मेरे विद्वान साथियों ने ये चीज, एक रूमर फैलाया कि भैया केवल और केवल क्या आएगा साहब, कंप्यूटर फंडामेंटल आएगा, केवल क्या आएगा साहब, एमएस ऑफिस आएगा। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। सी में तो इंट्रोडक्शन था साहब, ओवरव्यू ऑफ सी था। हाँ ओवरव्यू था, लेकिन पॉइंटर के सवाल आए थे या नहीं आए थे? नेटवर्क में तो इंट्रोडक्शन है, हाँ इंट्रोडक्शन ही था, लेकिन आईपी एड्रेस, सबनेट मास्किंग के सवाल आए थे या नहीं आए थे? ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा। एक एक टॉपिक जो आपके हैं सिलेबस के अंदर, सी प्लस प्लस, डीबीएमएस, जावा, नेटवर्किंग, आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, इन सभी की अपन डिटेल में बात करेंगे। किस किस चीज के अंदर क्या एनफ होना चाहिए, अपन को बात करनी चाहिए। विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन 9वीं से 12वीं का सिलेबस होगा, आईए वाला लेवल होगा, ये कहां लिखा हुआ है? केवल और केवल बरगलाने का काम है। आप देख लीजिए, आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़िए, जिस इंस्टीट्यूट पे आपका फेथ है उस इंस्टीट्यूट पे पढ़िए। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन कम से कम आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि भाई हम तो केवल ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी फैकल्टी केवल ओवरव्यू पढ़ा रही है, इसका मतलब है कि आपने अपने पैसे उस इंस्टीट्यूट या उस फैकल्टी को डोनेट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आज की तारीख में जो बच्चा जयपुर आके तैयारी कर रहा है, मेरे हिसाब से 50 से 60 हजार रुपए उसके खर्च हो रहे 4-5 महीने के अंदर। और किस तरह से 50-60 हजार रुपए आज कोविड के बाद में आप या आपकी फैमिली निकाल पा रही है, ये सब जानते हैं। आप स्टडी कीजिए, लेवल की कीजिए। कल को पेपर टफ आएगा तो आप क्या कह देंगे साहब? अगर पेपर डेप्थ में आएगा तो आपके इंस्टीट्यूट क्या कहेगा? टफ आ गया, अब हम क्या करें, इतना डेप्थ में पूछ लिया था तो ओवरव्यू ही सिलेबस से बाहर है, क्या उससे आपका काम चल जाएगा? या तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि भाई टफ आएगा तो कोई बात नहीं, अगली बार दे देंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं पहली बार सिलेक्शन लेना है, तो बच्चों आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर लेवल तक आपको स्टडी करनी पड़ेगी। वट एवर द इंस्टीट्यूट, जिसमें भी आप जाना चाहें। यहां पर किसी इंस्टीट्यूट की बात नहीं हो रही है, यहां पर केवल और केवल बात हो रही है कंटेंट की, कि कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है। बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चंस आते हैं, बड़ी अजीबोगरीब लॉजिक्स फैकल्टीज देती है। मेरे विद्वान साथी पता नहीं क्या क्या, जब मैं कई बार वीडियोस की क्लिप्स बच्चे लाके दिखाते हैं कि किस किस तरीके से बरगला रहे हैं। कम से कम जो आपको ज्ञान दे रहा है उसका जरा ये तो देख लो कि उसका कहीं चपरासी में सिलेक्शन भी हुआ है या नहीं। अरे बड़े अजीबोगरीब चीज, जिनके कभी किसी में 38 नंबर आए हैं 150 में से, वो कहते हैं मेरी 38वीं रैंक थी।
बड़ा अजीबोगरीब लॉजिक है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को। ये भर्ती जो आपकी 10-11 हजार 12 हजार जो पोस्ट आने का है और पोस्ट बढ़ने का चल रहा है, जैसी जानकारी मिली है, ये भर्ती आपकी जितनी बड़ी भर्ती अब आ रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कभी 50 साल में भी इतनी बड़ी भर्ती निकलेगी। ये भर्ती आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आपको सिलेक्शन इसी भर्ती में लेना है। अगर आप अगली बार का वेट करेंगे तो बहुत ज्यादा डिले हो चुका होगा। आप अच्छा पढ़िए, लेवल का पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, किसी इंस्टीट्यूट में जाएं तो वहां पर लेवल का पढ़िए, फैकल्टी को कहिए कि हम एक पर्टिकुलर लेवल तक पढ़ना है, तब जाकर काम चलेगा। क्यों मजाक कर रहे हैं आप? क्यों फैकल्टीज आपको बरगला रही है? आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वही सिद्धांत जो आप कहते हैं ना, ग्राहक सावधान रहे, आपको सावधान रहना है। कोई भी बाहर बोर्ड लगा लेता है आईए में 500 सिलेक्शन। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी, एक इंस्टीट्यूट ने लगाया आईए में 370 सिलेक्शन, दूसरे ने लगाया आईए में 1000 सिलेक्शन, जबकि टोटल वैकेंसी थी 1302। फेंकने की कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ भी फेंकते जाइए। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, आप एक लेवल का पढ़िए। अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ करते हैं तो बच्चों ये आपके लिए दिक्कत का होगा। और आप सीरियसली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक डिटेल में जाके एक लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। आने वाले कुछ एक सेशंस के अंदर, अगले 5 दिन में मैं आपको डेली कुछ टॉपिक्स की डिटेल में जाके बताऊंगा कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं उस चीज की गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है और मैंने ये प्रूव करके दिखाया है आपको कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। सिलेबस में केवल पूरे राजस्थान में एक मैं ही था जिसने कि ये सिलेबस आपको पहले दिया था। बाकी सारे लोग हवा में उड़ रहे थे। कोई आईए का सिलेबस आएगा, कोई एमएस ऑफिस आएगा, पता नहीं क्या क्या फालतू बातें कर रहे थे। तो दोस्तों, इस तरह से ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी कि अपन बात करते हैं। अब ये सिलेबस जो आपका है, इस सिलेबस में बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। हर पॉइंट पर आपको डाउट है कि भाई इस पॉइंट पर किस डेप्थ में जाना है, सी में किस डेप्थ में जाना है, सी प्लस में किस डेप्थ में जाना है, डीबीएमएस में किस डेप्थ में जाना है, नेटवर्किंग में किस डेप्थ में जाना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बड़ा दिमाग खराब है। ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन निकल के आया है जो इस भर्ती के अंदर है, और शायद बहुत कम भर्तियों में इस तरीके का डाउट रहता है, और जिसका फायदा अब मेरे सारे विद्वान साथी और मेरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स उठाने के प्रयास कर रहे हैं। यहां पर सिलेबस की बात के लिए अगर अपन देखें, ये तमाम टॉपिक्स हमारे पास है। लॉजिक बेस के जो नोट्स हैं, इंग्लिश वाली जो नोट्स है, इंग्लिश वाली जो बुक है, उसके अंदर इन सारे टॉपिक्स को सफिशिएंट डेप्थ कवर करने की कोशिश की है। और जल्दी ही लॉजिक बेस के जो हिंदी वाले नोट्स हैं वो भी रिलीज होंगे, जिसके अंदर की ये तमाम चीजें आपकी हिंदी में भी आने वाली है। ये कंप्लीट सिलेबस है जिसको कि आपको डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। या आप तैयार रहिए कि भैया अभी तो हम पढ़ लेते हैं, सिलेक्शन के लिए अगली बार देखेंगे। अभी तो हमें केवल मोटा मोटा आइडिया लेना है, अगली बार सिलेक्शन लेके देखेंगे। और आप ध्यान रखिए, जब एग्जाम होता है, जो सेलेक्ट पहली बार में हो जाता है वो बेस्ट होता है। उसके बाद में ज्यादा कुछ समय नहीं बचता है, उसके बाद में फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है। लोग कहते हैं साहब पहली बार परीक्षा हो रही है इसलिए आसान होगी। बड़ी अजीब बात है। पहली बार परीक्षा अनएक्सपेक्टेड होगी वो बात तो ठीक है, किसी को नहीं पता क्या होगा वो बात तो ठीक है, लेकिन आसान होगी ये कहां लिख रहा है? एक बच्चे ने तो कहा साहब अगर सरकार को पोस्ट भरनी है तो पेपर तो आसान ही देना पड़ेगा। तो ऐसी बड़ी मजबूरी आ गई सरकार की, पोस्ट भरनी है। 10-12 साल से कंप्यूटर साइंस चल रहा है, तब तो सरकार को नहीं लगा कि पोस्ट भरनी चाहिए। केवल आप लोगों के आंदोलन, माननीय न्यायालय के आदेशों से वैकेंसी सरकार लाने की कोशिश कर रही है, और आप कहते हैं कि साहब सरकार को तो पोस्ट भरनी है तो आसान ही आएगा साहब, और नहीं भरेगी तो क्या हो जाएगा साहब? सरकार का क्या बिगड़ेगा? और सरकार का बिगड़े ना बिगड़े आपका तो बिगड़ जाएगा। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखिए। आने वाले कुछ दिनों में अपन एक एक टॉपिक की डेप्थ में जाके बात करेंगे।
एक एक टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। सी में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, किस डेप्थ में होने चाहिए, C++ में क्या होना चाहिए, पाइथन में क्या होना चाहिए, जावा में क्या होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन वगैरह में क्या होना चाहिए, इसके बाद DBMS में क्या होना चाहिए, नेटवर्किंग में क्या होना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होना चाहिए, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन में क्या होना चाहिए। तमाम जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, अपन उन टॉपिक्स की डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे। कल एक बार फिर मैं आपको कुछ टॉपिक्स की डिटेल में लेके चलूंगा। एक हफ्ते के लगभग अपने को लग जाएगा इस पूरी डिटेल में बात करने की। एक साथ में अगर इतनी सारी बात करेंगे तो आप थोड़ा बोर महसूस करने लगेंगे। तो ज्यादा बेटर है कि हम लोग इसको धीरे धीरे एक एक दो टॉपिक्स लेके चलते हैं और फिर अपन इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।